हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूपी टेट 2026 जो जनवरी में होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट कर रहा हूं। और आज की वीडियो में जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है, यूपी टेट 2 फरवरी 2016 का पेपर है आपका, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन के इस पेपर को हल करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्रश्न बने हैं या प्रश्नों के क्या लेवल होते हैं। तो पूरी वीडियो अंत तक आप देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी और अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। चैनल पे अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, प्लेग क्या है। ठीक ना, तो आपको बता दें, प्लेग जो है वह एक बीमारी का नाम है और जो किसके जनित से होता है या किससे होता है। विषाणु जनित बीमारी है कि आपका कवक जनित बीमारी है कि आपका जीवाणु जनित बीमारी है कि आपका खनिज जनित बीमारी है। आपको बता दें, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। कौन से जनित बीमारी है दोस्तों? जीवाणु जनित बीमारी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लेग के बारे में बात करें तो यह एक संक्रमण रोग है। ठीक ना, याद रखेंगे यह संक्रमण से फैलता है। और याद रखेंगे जो आपका मनुष्य का सबसे ज़्यादा प्रभावित जो अंग होता है वह फेफड़ा होता है। ये भी पूछता है कि प्लेग से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो फेफड़ा होता है। यह एक संक्रमण होता है, संक्रमण जनित रोग है, संक्रमण से फैलता है, याद रखेंगे। और जीवाणु जनित बीमारी है। और याद रखेंगे कि एक बात और ध्यान रखेंगे, प्लेग रोग का जो वाहक होता है, वाहक, ठीक ना, जिससे फैलता है, वाहक जो होता है वह क्या होता है आपको पता है? जो चूहा होता है वह प्लेग रोग का वाहक होता है। इसको भी याद रखेंगे, प्लेग रोग का वाहक चूहा है, प्रभावित अंग फेफड़ा है, संक्रमण से फैलता है और जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, सबको इससे कवर देखिएगा। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटिव, तो इसके सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट क्या है यही आपको बताना है। ठीक ना, गैसीय अपशिष्ट क्या है याद रखेंगे। अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा। सब्जी एवं फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट कहे जाते हैं। कि घरों की नालियों का गंदा पानी गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा गैसीय अपशिष्ट है। कि लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देखेंगे प्यारे, तो चारों ऑप्शन में आपको गैसीय अपशिष्ट तो मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेगा। ठीक ना, सब्जी एवं फलों के छिलके से भी गैस निकलती है, वो भी गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा, लकड़ी कोयला के जलने से जो धुआं निकलता है, वहाँ से जो गैसें निकलती है वह गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। गैसीय अपशिष्ट में ये भी प्रश्न बना है कि जो CO होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं, यह वाहनों के साइलेंसर से निकलता है और बहुत प्रदूषित गैस होती है। सबसे प्रदूषित गैस यही होती है, आँखों से पानी आने लगता है। ठीक ना, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, आपका निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो पौधे कौन दूर दूर से प्रसारित होते हैं, तो इसमें बीजाणु द्वारा जब प्रकीर्णित पौधे होते हैं तो उनका बहुत दूर दूर तक प्रकीर्णन होता है। कि आपका बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे का होता है, कि आपका फल द्वारा होता है, कि आपका कायिक जनक द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है यही आपको बताना है। तो जो पौधे का दूर दूर तक प्रसारित होना किसके माध्यम से होता है, तो फलों द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, ना कि बीजों द्वारा। याद रखेंगे, बहुत लोग बीज के साथ जाएंगे, लेकिन बीज वाला ऑप्शन आपका नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो पौधे होते हैं वह दूर दूर तक प्रसारित होते हैं किसके माध्यम से, तो फल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 124 नंबर की बात करेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। ठीक ना, तो सहजीवी जो जिस सहजीवी का मतलब होता है जिसके साथ वह रहता है या जिस पे वो निवास करता है, ऐसा आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने दूसरे जीवों को बिना प्रभावित किए हुए उसके जैसे घोंसले में या उसके निवास स्थान में या उसके शरीर पर रहते हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे? ठीक ना, परजीवी बोलेंगे कि सहजीवी बोलेंगे कि मृतपजीवी बोलेंगे कि आप सहजीवी बोलेंगे, यही आपको बताना है। सहभोजी बोलेंगे। ठीक है, आपको ये बताना है। तो जब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप परजीवी कि सहभोजी कि मृतपजीवी कि सहजीवी बोलेंगे, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सहभोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहभागिता या सहभोजी वह दो भिन्न जातियों के बीच ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को इसकी हानि नहीं होती। इसको बात याद रखेंगे। जो पहला जंतु होता है वह दूसरे जंतु को हानि नहीं पहुंचाता है, पहला जंतु दूसरे जंतु से लाभ लेता है। ये बात को याद रखेंगे। और यही क्या होती है? आपका सहभोजी होती है। क्या होती है दोस्तों? सहभोजी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है। देखिएगा सबसे पहले क्या है दोस्तों, सांप है, सांप को कौन खाता है, सांप को आपका मोर खा रहा है। यहाँ पे देखेंगे सांप को कौन खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, ठीक है। सांप को मोर खा रहा है, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, सांप किसको खा रहा है, कीड़ा को खा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, ठीक ना, हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल क्या है, यही बताना है। मोर प्राथमिक उपभोक्ता है कि प्राथमिक अपघटक है कि अंतिम अपघटक है कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है। अगर आप इसको देखेंगे तो जो खाद्य का पिरामिड बन रहा है दोस्तों, ये खाद्य श्रृंखला बन रही है। इस खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचाई पर है क्या है दोस्तों, मोर है, इसी को बताना है। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में केवल टू केवल आपसे एक छोटा सा मुझे प्यार चाहिए और प्यार में आपको मुझे चाहिए। आप वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब मत करिए, चलेगा दोस्तों, केवल लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है और मेरे अंदर ये उत्सुकता जगती है कि अगली वीडियो भी शूट किया जाए और आपके सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को बस केवल टू केवल आप लोग लाइक कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कायांतरिक शैल का उदाहरण है, यही आपको बताना है कि कायांतरिक शैल का उदाहरण क्या है। बलुआ पत्थर है कि संगमरमर है कि ग्रेनाइट है कि चूना पत्थर है, ठीक है। तो याद रखेंगे कायांतरिक शैल का जो उदाहरण होता है वह आपका संगमरमर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि आपका जो महासागर है दोस्तों, महासागर में कौन सा लवण सबसे प्रयुक्त मात्रा में या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है कि कैल्शियम सल्फेट कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड कि सोडियम क्लोराइड। आपको पता है जो आपका महासागर होता है उसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है और नमक का सूत्र होता है NaCl और इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डेथ सी जिसको मृत समुद्र बोलते हैं, याद रखेंगे इसमें व्यक्ति नहीं डूबता है। सबसे ज़्यादा इसमें लवण की मात्रा पाई जाती है। लवण का मतलब होता है नमक से, इसको याद रखेंगे। साल्ट, लवण का मतलब क्या होता है, साल्ट से, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 128 नंबर की बात करेंगे। राज्यसभा में होने वाले सभाओं का अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रश्न आपको बताना है। राज्यसभा जो कि आपकी सदन की दो मुख्य सभाएं होती हैं सदन की, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा, ठीक है। तो यही पूछा है कि जो राज्यसभा होती है इसमें होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति करते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो आपको बता दें राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता होते हैं वह उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा में होने वाली सभाओं का जो अध्यक्षता होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह करता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको बता दें राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी सभा होती है, ठीक ना। इसको प्रथम सभा या प्राथमिक सभा या इसको आप लोग बोलेंगे मुख्य सभा या इसको ऊपरी प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। इसमें 250 सदस्य होते हैं, अर्थात कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और अन्य 238 सदस्य जो होते हैं वह चुनाव के द्वारा आते हैं, ठीक ना। 238 सदस्य जो होते हैं वह चुनाव के माध्यम से और 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा नामित करे जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और लोकसभा के जो आपके सांसद होते हैं लोकसभा के, इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में है, यही आपको बताना है। तो भारत के सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का विस्तार है याद रखेंगे और सबसे अच्छा जो एग्रीकल्चर या कृषि उगती भी है वह जलोढ़ मिट्टी में होती है और जो भारत के भूभाग पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह नदियों द्वारा बहाकर ऊपरी सरहद के लाई गई होती है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको ध्यान रखेंगे। 130 नंबर की बात करेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़
पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, केवल पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, ठीक ना। वह जो होते हैं वह पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उसे प्रथम चरण का उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीय चरण का उपभोक्ता बोलते हैं, कि तृतीय चरण का उपभोक्ता बोलते हैं, कि केवल उपभोक्ता बोलते हैं। आपको यही बताना है, ठीक है। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गाय, भैंस, बकरी ये सब क्या है दोस्तों, प्रथम चरण के उपभोक्ता, इसको याद रखेंगे। द्वितीय चरण के उपभोक्ता हो गया जैसे सर्प हो गया, ये सभी द्वितीय चरण के उपभोक्ता है। तृतीय चरण के उपभोक्ता जैसे बाज, गिद्ध ये सब हो गए दोस्तों, ठीक है। आगे ले चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, ठीक ना। तो जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें समस्या समाधान विधि का गुण क्या होता है, तो लक्ष्य केंद्रित विधि होती है, कि आपका सर्वजनात्मक विधि होती है, कि आपका चयनात्मक विधि होती है, कि उपयुक्त सभी होती है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण होता है, उपयुक्त सभी होता है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समस्या समाधान आप करेंगे। ये बात आपको याद होना चाहिए कि जो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित शिक्षा का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं दोस्तों, यही आपको बताना है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है। कि यह विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं, और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, और उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि जो प्रेक्षण विधि की सीमाएं होती है, इस विधि से प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम जो होता है अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होता है। इसलिए जो प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं होती है, किसी चीज़ का जब आप प्रेक्षण करेंगे तो उसको सूक्ष्मता से करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, यही आपको बताना है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। कि किसी स्थान का अजीवी घटक कहलाता है। कि पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। कि जीव समुदाय और उसके वातावरण की संतुलित तन्त्र जो होते हैं वह आपका इकोसिस्टम कहलाता है। तो आपको पता है दोस्तों कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही क्या कहलाता है दोस्तों, जो आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी कहलाता है। यह तन्त्र नहीं है दोस्तों, इसको तंत्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या था। ये 134 नंबर क्वेश्चन को आप बताएंगे कि जो मानव विकास है उसमें आपका दो पैरों पर जब मनुष्य चलने लगा, आदि मानव जब दो पैरों पर चलकर खड़े होकर चलने लगा तो इसको सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना इसका लाभ था। कि शरीर का भार कम होना था। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता था। कि अधिक तेज उसकी चाल हो गई थी। यही आपको बताना है। तो मानव का दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा जो लाभ हुआ था, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता था। हाथ जो फ्री हो गया, पैर पर जब उसका सारा भार हो गया तो मस्तिष्क के अनुसार वह हाथों का प्रयोग अपने दिनचर्या और कार्यों में, दैनिक कार्यों में करने लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या बोलते हैं। 135 नंबर की बात करेंगे कि जो भूकंप की तीव्रता होती है इसका मापन का यंत्र क्या होता है। तो उसको फिजियोग्राफ बोलते हैं, कि आपका कार्डियोग्राफ बोलते हैं, कि आपका सिस्मोग्राफ बोलते हैं, कि बैरोडाफ बोलते हैं। तो आपको बता दें भूकंप की तीव्रता नापने वाला जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पैमाना होता है प्यारे, वह रिक्टर पैमाना होता है। कौन सा पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना होता है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो पैमाना रिक्टर पैमाना और भूकंप मापने की तीव्रता है जो उसे बोलेंगे सिस्मोग्राफ, याद रखेंगे। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वह बुध है। यह ग्रह जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है, ये भी आपको बताना है। सबसे गर्म ग्रह बुध है और जो सबसे पास ग्रह है वो भी बुध है। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो जैसे सूर्य के पास से बढ़ता क्रम होता है ना, वो ऐसा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण ये सभी होते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सबसे चमकीला ग्रह या भोर का तारा शुक्र को बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, ठीक ना। ये बात को याद रखेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं, याद रखेंगे। सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यही आपको बताना है कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान में कि मध्य प्रदेश में कि आपका गुजरात में कि आपका महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वह गुजरात में है और यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में। शेर के लिए प्रसिद्ध है और गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है कि निरीक्षण विधि की जो विशेषता है वह कौन सी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ये बात सही विशेषता नहीं है कि यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो याद रखेंगे निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, ये भी विशेषता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी विशेषता है। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपकी विशेषता नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो जो पर्यावरण स्नेही किसको मानते हैं, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपका डीजल होता है पर्यावरण स्नेही, कि द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, कि पेट्रोल होता है, कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको एलपीजी या आपका सीएनजी, सबसे ज़्यादा सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या पेट्रोलियम लिक्विड गैस, जो याद रखेंगे ये जो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैसों में सीएनजी का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो किसी भी परितंत्र में चक्रों का जो तत्वों का चक्रण जो होता है वह क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे जैव भू रासायनिक चक्र की भू वैज्ञानिक चक्र के रासायनिक चक्र की, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी परितंत्र में, कोई भी परितंत्र हो, इसमें तत्वों का जो चक्रण होता है जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमंती नंदन बहुगुणा जी हैं, कि सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, कि मदर टेरेसा जी हैं, कि महात्मा गांधी हैं, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो याद रखेंगे जो आपका चिपको आंदोलन है, याद रखेंगे यह 1973 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये भी एक नंबर याद रखेंगे 1973। और याद रखेंगे ये जो जगह है वह उत्तराखंड का चमोली जिला, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का चमोली जिला, ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। और यह चिपको आंदोलन किसके लिए प्रेरणा है, तो याद रखेंगे वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, वृक्ष को कटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन आया था। और ये भी याद रखेंगे चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला से स्टार्टअप था 1973 में। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोग इससे चिपक जाते थे और काफ़ी लोगों ने अपनी जान की बलि भी दिए थे, ये भी बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति विटामिन है, कि आपका ये वसा है दोस्तों, कि प्रोटीन है, कि आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो इंसुलिन की जो प्रकृति होती है वह प्रोटीन होती है। इंसुलिन जो होता है प्रोटीन का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वह मूल शीर्ष में होता है, कि तने में होता है, कि पराग कणों में होता है, कि पराग कोश में होता है। तो जो पौधों में आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वह पराग कोश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, वह होता है आपका पराग कोश में। याद रखेंगे ये जो है पराग कोश में होता है, पराग कणों में होता है। पराग कोश जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये कणों नहीं होगा, मैं इसको डिफेंड किया, ये पराग कोश होगा, ठीक ना। याद रखेंगे पराग कोश में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह होता है आपका पराग कोश में, इसको याद रखेंगे। वास्तव में अर्धसूत्र का एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसको आप लोग बोलते हैं यूकैरियोट, ठीक ना। और यूकैरियोट जो होते हैं प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है और अर्धसूत्र द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती है और सभी
जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधे जो आपके समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इसी कारण जो होता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ठीक ना, सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सच से है तो इसको याद रखेंगे, मिस से टाइपिंग है कि सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है। आपका ब्रूफेन है कि आपका पैरासीटामोल है कि बी कॉम्प्लेक्स है कि लीवर 52 है। आपको बताना है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वह पैरासीटामोल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 145 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक ना, तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका मांसाहारी कि शाकाहारी कि सर्वाहारी कि आपका वेटरीटिचोर है। याद रखेंगे जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह आपका क्या होता है दोस्तों, वह आपका शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं सॉरी शाकाहारी होता है, जिसमें गाय भैंस बकरी बैल आते हैं जो हरे पौधों को खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है, तो याद रखेंगे दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में जो सूक्ष्मजीवी होता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। याद रखेंगे मानव रुधिर की खोज जो याद रखेंगे 1901 में। कब दोस्तों, तो 1901 ईस्वी में लॉयड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने बताया था रुधिर के 4 वर्ग हैं। याद रखेंगे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। याद रखेंगे इन्होंने ए ग्रुप बताया था और ओ जो होता है इसको बोलते हैं सर्वदाता अर्थात सबको ब्लड दे सकता है, और ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। याद रखेंगे सबका ब्लड ए ले सकता है, इसको याद रखेंगे। ठीक ना, इन्होंने ये चीज बताया था। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था, तो लॉयड स्टीनर ने किया था। याद रखेंगे ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना दोस्तों यही सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका स नहीं होगा, ल होगा। याद रखेंगे और इसी को बोलेंगे लॉयड स्टीनर। 1901 में किए थे किसकी खोज, तो ब्लड की खोज। ठीक ना, 4 प्रकार के ब्लडों को इन्होंने बताया था। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्याज आलू अदरक क्या है, जड़ हैं कि अपस्थानिक जड़ें हैं कि आपका तना है कि सल्क पत्र है। तो याद रखेंगे प्याज आलू अदरक ये क्या है दोस्तों, ये सभी तना के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तना के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं एक कोश की जीव सूक्ष्म जीव है। ठीक ना, तो जो एक कोश की सूक्ष्म जीव क्या होता है, आपका स्पाइरोगायरा होता है कि पैरामीशियम होता है कि विषाणु होता है कि हाइड्रा होता है। तो एक कोशिकी जीव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चित भी है, पैरामीशियम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पैरामीशियम एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी जीव वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। याद रखेंगे तो वो आपका रुद्रांश है कि आपका तेंदु है कि आपका रीठा है कि उपयुक्त सभी है। याद रखेंगे रीता नहीं है दोस्तों, ये रीठा है। याद रखेंगे ये टाइपिंग मिस्टेक है, रीठा है। याद रखेंगे और ये क्या है दोस्तों, तेंदु है। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो याद रखेंगे जो उत्पाद साबुन का उत्पादन है दोस्तों वह रीठा है। रीठा पादप का उत्पाद होता है और जो साबुन का विस्थापन है, याद रखेंगे रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। याद रखेंगे जो साबुन के निर्माण में रीठा क्यों डाला जाता है, तो बालों की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए डाला जाता है। साबुन निर्माण में रीठा का प्रयोग करते हैं, बात को याद रखेंगे। जो कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, तो रीठा है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप ध्यान से। ठीक है, चलिए पूरे आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। आप लोगों ने देखा 2 फरवरी 2016 का पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न। आशा करते हैं आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रही होगी। दीजिए हमको विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर आप तक नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।